Welcome in eShiksha. Welcome back. Let's again start our mission at JRF. Again start our mission at JRF. पेपर 2 कवर कर रहे हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट यूनिट 3 है और क्लास नंबर 6 है यूनिट 3 का। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन करना हो तो 8299440121 पे कॉल कर लें या मैसेज कर दें। चलिए अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, वेयर इज द सिलेबस। मुझे 1 सेकेंड दें, मैं आपको सिलेबस हाँ जी, तो सिलेबस मिल गया है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट यूनिट 1 का। हम अभी पार्ट ए कर रहे हैं, है ना। यूनिट 1 का पार्ट ए कर रहे हैं। इसमें भी 4 पार्ट्स हैं। मैंने आपसे कहा था 13 तक मैं कवर करा दूंगी, बट बहुत स्लो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए, तो मुझे आज का जो टाइम है मेरे पास रात में 13 थोड़ा बिजी स्केड्यूल है, बट मैं ट्राई करूंगी 14 और 15। मुझे प्लीज ये 3 डेज दे दीजिए आपके यूनिट 3 को कवर करने के लिए। थोड़ा लेंदी है क्योंकि जैसे फिलॉसफी था, सॉरी फॉर दैट एक्सटर्नल नॉइज, आई कांट कंट्रोल दैट। तो अभी हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पर्सनालिटी। अभी तक आपने पर्सनालिटी को जैसे भी पढ़ा हो, जो भी कॉलेज में पढ़ा हो, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मैं नहीं कह रही, बट कॉलेज में जो हमें पढ़ाया जाता है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, है ना, उससे क्वेश्चन नहीं आपका फंसने वाला है ना, नहीं आने वाला है। तो हम यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तित्व के बारे में, वही आपके एग्जामिनेशन में आएगा। पर्सनालिटी में हम थोड़ी सी इसकी मीनिंग, डेफिनेशन देखेंगे, है ना, और उसके बाद हमें क्या देखना है, फ्रूट, इनकी जो थ्योरी है, ढेर सारी थ्योरी आपके पर्सनालिटी की, बट हमें फ्रूट की देखनी है, कार्ल रोजर्स की देखनी है, और ऑलपोर्ट की देखनी है, और आपको मैक्स वर्दीमर की देखनी है, वर्दीमर, और कुर्ट कोफक की देखनी है। इतनी थ्योरीज आपको देखनी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपकी फ्रूट की और अल्पोर्ट की तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, बनता ही बनता है। तो आइए अब हम पर्सनालिटी को समझ लेते हैं थोड़ा सा। जनरली आप जानते ही होंगे कि जो आपका पर्सनालिटी वर्ड है, व्यक्तित्व, वो आपके इंग्लिश वर्ड है पर्सनालिटीज का। हिंदी वर्ड व्यक्तित्व का इंग्लिश रूपांतर जो है पर्सनालिटी है, और ये पर्सनालिटी जो है लैटिन एंड ग्रीक वर्ड क्या है आपका, परसोना, परसोना से लिया गया है, और इस परसोना का मतलब होता है मास्क, यानी कि मुखौटा। बस आपको इतना जानना है। आप ये भी जानते हो कि हर एक व्यक्ति की पर्सनालिटी, एवरीवन्स पर्सनालिटी इज यूनिक होती है, विशिष्ट होती है। किसी की भी पर्सनालिटी सेम नहीं हो सकती, इतना आप एब्सोल्युटली जानते ही रहे होंगे। कुछ डेफिनेशंस हैं, है ना, जैसे कि आपकी, मुझे लगता है कि कैटल की डेफिनेशन हो गई। 1 सेकेंड और दे मुझे। कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैच करने को कभी कभी आ जाती है, तो इस तरह से तो हम डेफिनेशन पढ़ने लगे, याद करने लगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट मुझे लगता है कि गिलफोर्ड की एक बार आप जान लें कि गिलफोर्ड की डेफिनेशन में क्या है, ये आप अपनी बुक से देख लीजिए,
मैं यहाँ भी बता सकती हूँ, बट आपको एक बार देख लेना है गिलफोर्ड की डेफिनेशन को, साथ में आपको आलपोर्ट की डेफिनेशन को देख लेना चाहिए। उसके बाद आपको बिगी और हंट की देख लेनी चाहिए। जो लोग रिलेटेड हैं मैं उन्हीं की बता रही हूँ, जिससे क्वेश्चन में भी इनके डेफिनेशन से बन जाए। देखिए डेफिनेशन का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है ना, कि किसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन बन जाए। ज़रूरी नहीं है कि आए ही, बट मैं बस एक एहतियात के तौर पे, जिससे आपका ये 2 नंबर कहीं जाए ना, मैं कह रही हूँ कि इन 3 लोगों की डेफिनेशन देख लीजिएगा। बाकी अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको बताती चलूँगी। तो चलिए अब हमको पढ़नी है थ्योरीज, है ना। थ्योरीज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइको एनालिटिकल थ्योरी। मुझे लगता है ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाए, लॉन्ग, इसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाए। साइको एनालिटिकल है ना, बट मैं बीच में इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ कि आधा आज पढ़ा दूँ, आधा कल पढ़ा दूँ। साइको एनालिटिकल थ्योरी, जिसे हिंदी में कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ओके, अब ये जो सिद्धांत है, कुछ चीजें आप जानते चलिए। क्वेश्चन 100% है, बनता है इससे। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लो, बनता ही बनता है। जो व्यक्तित्व का प्रथम व्यापक सिद्धांत की रचना हुई, व्यापक सिद्धांत यानी जिसे आप कह सकते हो ब्रॉड थ्योरी, पर्सनालिटी की ब्रॉड थ्योरी की जो रचना हुई, बनी आपकी पर्सनालिटी की थ्योरी, ब्रॉड थ्योरी। छोटी छोटी थ्योरियां तो बहुत सी हैं, क्रैशमर की है और बहुत से लोगों की है, एग्जैक्टली भी मुझे याद नहीं आ रही है, बट उन्हें हमें पढ़ना ही नहीं है। जूम की है, क्रैशमर की है, और आपके रियली मुझे याद नहीं आ रही। तो ये आपका ब्रॉड थ्योरी जो बनी, छोटी छोटी थ्योरियों के बाद जो सबसे ब्रॉड थ्योरी आपकी बनी, उसका श्रेय जो जाता है, क्रेडिट जाता है, वो जाता है आपके सिगमंड फ्रायड को। सिगमंड फ्रायड को इन्होंने बनाया पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का बहुत ही ब्रॉड थ्योरी, जो बहुत फेमस हुई। ठीक है, और पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जिस थ्योरी को इन्होंने दिया, उसका नाम था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी कि साइको एनालिटिकल थ्योरी। अब इस साइको एनालिटिकल थ्योरी यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो था, इसके 2 एलिमेंट थे। 2 एलिमेंट यानी कि 2 तत्व थे। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 एलिमेंट में पहला एलिमेंट था आपका अनकॉन्शियसनेस, यानी कि अचेतनता। दूसरा था आपका इड, ईगो, सुपर ईगो, यानी कि इदम, अहम, पराअहम। इतना क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका, ये अचेतनता को हम अभी पहला वाला अचेतनता बताया जो मैंने, अनकॉन्शियसनेस, उसको यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। अनकॉन्शियसनेस में है पहला अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि अचेतन मन। फिर है आपका
सब कॉन्शियस, अर्ध चेतन जिसे कहते हैं, अर्ध चेतन। थर्ड है आपका चेतन यानी कि कॉन्शियस। ये माइंड के बारे में आप जान गए। अनकॉन्शियस, अचेतन, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस। अचेतन यानी अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस का मतलब अर्ध चेतन और कॉन्शियस का मतलब चेतन। ये अचेतनता के तीन आपके प्रकार हैं, समझ लीजिए। जो आपका ये अचेतन मन होता है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की दृष्टि से यानी पर्सनालिटी के पर्सपेक्टिव से ये आपका अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से। अचेतन मन में क्या चीजें रहती हैं? अचेतन मन में आपके सोचो बेटा, असामाजिक, गिव मी सेकेंड प्लीज, ठीक से सो जाओ, बुक्स हटा के हम लेते चलेंगे तुमको सुलाने के लिए। असामाजिक, अनैतिक व दमित इच्छाएं। दमित इच्छाएं यानी कि असामाजिक का मतलब है अनसोशल, समाज जिसे एक्सेप्ट नहीं करता है। अनैतिक मतलब जो इथिकल नहीं है, अनइथिकल है। व दमित व दबित इच्छा, दबी हुई इच्छाएं। अचेतन मन में हमारी ये सारी रहती है, ठीक है। उसके बाद ही जो कॉन्शियस माइंड है ना, चेतन मन जो हमेशा जगा हुआ रहता है, इसमें क्या रहती हैं? सामाजिक रूप से जो स्वीकृत अनुभूतियां होती हैं, सोशली एक्सेप्टेबल, सोशली एक्सेप्टेबल, समाज जिसे एक्सेप्ट करता है, स्वीकृत करता है, वो सारी अनुभूतियां हमारी एक्सपीरियंसेस रहते हैं इसमें, है ना। ये हो गया। उसके बाद हमें क्या जानना है इसमें? आप इतना जान लो कि ये जो अचेतन होता है, फ्रायड ने बताया है कि ये तो सोया हुआ, सब लोग समझते हैं कि सोया हुआ मन है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल शक्तियां इसमें होती हैं। ये संचय होता है बहुत ही पावरफुल शक्तियों का, और ये ही व्यक्तियों के कॉन्शियस बिहेवियर पे नियंत्रण भी रखता है ना, चेतन मन पे नियंत्रण भी रखता है। और ये जो आपका अर्धचेतन है, अर्धचेतन का क्या काम है? अर्धचेतन का काम है जो ये आपका अचेतन है और चेतन है, यानी कि अनकॉन्शियस और कॉन्शियस है, इनके बीच में पुल का काम करता है। किसका काम करता है? पुल का, ब्रिज का काम करता है। अचेतन मन में आपने, जैसे मैंने बताया, असामाजिक, अनैतिक व दमित इच्छाएं होती हैं। वहीं चेतन मन में क्या होती है? सोशली एक्सेप्टेबल थिंग्स होती हैं। आप जानते हो, क्योंकि जो सामाजिक व अनैतिक इच्छा है, जो हम पूरी नहीं कर सकते, गलत चीजें हैं, समाज जिसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये हमारे दैनिक जीवन में पॉसिबल ही नहीं है, उसको चेतन मन हटा के यहाँ पे भेज देता है अचेतन में, तुम जाओ दबे पड़े रहो। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैं एक
गर्ल हूँ और मेरी एज अभी 20 से कम है और मैं रात में मम्मी पापा से छुप के 9 to 12 मूवी देखने जाना चाहती हूँ। अब ये समाज, और वो भी सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली का कोई मेंबर नहीं है। मैं फ्रेंड्स के साथ 9 से 12 मूवी देखने जाना चाहती हूँ चुपके से। तो ये क्या है, समाज इसको एक्सेप्ट पहली बार नहीं करेगा, पहली बात नहीं एक्सेप्ट करता है समाज इस चीज को, सोसाइटी हमारी। उसके बाद ये अनइथिकल भी है। आप अपनी मम्मी पापा से झूठ बोलो और उसके बाद जाओ वो काम करो जिसे समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो अनइथिकल भी है। ठीक है, तो हमारा ये जो चेतन मन है वो गुस्सा करेगा, कहेगा नहीं, ये चीजें तो समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मैं इसको परमिशन नहीं देता हूँ, और ये उसे भगा देगा, यहाँ पे वापस भेज देगा, जाओ इसमें दब जाओ। तो वो हो जाएगी आपकी दमित इच्छा, दबी हुई इच्छा। और ये सारी जितनी भी होती हैं, बहुत सारी होती हैं हमारे जीवन में जो हम करना चाहते हैं, बट समाज को देख के, सोसाइटी को देख के, या जो चीजें हम फील करते हैं कि अनएथिकल है, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सब हम दबाते हुए चले जाते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि हम भूल जाते हैं, भूलते नहीं है, वो हमारे अचेतन मन यानी अनकॉन्शियसनेस में जाके बैठी रहती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मम्मी ने डांटा, पापा ने डांटा, बहुत तुम बदमाश हो, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही हो, तब ये इच्छाएं उभर के आ जाएंगी। देखो, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने नहीं गई क्योंकि मुझे लगा कि मम्मी पापा की बदनामी होगी। अब देखो, ये मेरे मम्मी पापा मुझे देख रहे हैं, फिर ये चेतन मन से, फिर कहीं ना कहीं चेतन मन पे ठोकर लगाएगा, चलो ना आज चले जाते हैं, मम्मी पापा ने ठीक नहीं किया। फिर ये चेतन मन समझाएगा, नो, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, नहीं करना है, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये ऐसा हमारे पूरी लाइफ में चलता रहता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं। फ्रायड ने एक चीज और किया है कि व्यक्तित्व की संरचना में, पर्सनालिटी के आपके स्ट्रक्चर में इदम, अहम और परा अहम नाम के 3 एलिमेंट्स को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इड आपका, ईगो आपका, और सुपर ईगो आपका। इसे कहते हैं इदम, अहम, और है आपका परा अहम। ठीक है, इसको भी विशेष महत्व दिया है आपके फ्रायड जी ने पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में। और इनके अनुसार कि अगर ये तीनों जो घटक हैं, तीनों जो एलिमेंट हैं, अगर अच्छे से काम करते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति अपने वातावरण के साथ, इन्वायरमेंट के साथ अच्छे से समायोजन कर लेता है, अच्छे से, मतलब आप कह सकते हो सोशलाइज हो जाता है, समाज में ढल जाता है, इस तरह से। और जब ये सब तीनों संगठक में कोई दिक्कत आती है तब व्यक्ति में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, संघर्ष की अवस्थाएं आती हैं। इदम जो है आपका, इदम जो है ये जन्मजात प्रकृति का होता है, जन्म से आप कह सकते हो ऐसी चीजें आ सकती है। इसमें मुख्य रूप से क्या आएंगी, जो हमारी मूल वासनाएं होती हैं, हमारी इंस्टिंक्ट यानी प्रवृत्तियां वगैरह होती हैं, दमित इच्छाएं होती हैं, दमित इच्छाएं भी यहाँ आएंगी, ये सब आती हैं। और ये जो इदम है किसी भी तरह का तनाव वनाव बर्दाश्त नहीं कर पाता है ना, तनाव ये बर्दाश्त नहीं करता, स्ट्रेस को नहीं बर्दाश्त कर पाता है, और बिना किसी बाधा या इंतजार के ये नहीं चाहता है कि कुछ भी हर्डल्स आए, कोई बाधाएं आए, बस हमें सुख मिलता रहे, प्लेजर मिलता है। ठीक है, और इदम जो पूर्णतया होता है ये अचेतन जो है आपका, अचेतन में ही काम करता है, पूरी की पूरी तरह अचेतन में ही काम करता है आपका इदम। जितना समझा रही हूँ समझते चलिएगा, इसी सब में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसा भी क्वेश्चन आएगा यहीं से बनता है। और ना समझ पाइए तो प्रीवियस ईयर के उठा के क्वेश्चन देख लीजिए, नहीं तो मैं तो कराऊंगी। और इदम के विपरीत जो अहम होता है, ये क्या होता है, रियलिटी से संबंध रखता है, रियलिटी से संबंध रखता है, यानी कि जो वास्तविकता है उससे संबंध रखता है, और व्यक्ति को क्या सिखाता है कि जो हमारी रियल सिचुएशन है उससे क्या करो, तालमेल बिठाओ, इसीलिए ये प्रेरित करता है।
यानी क्या कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है। और ये आंशिक रूप से चेतन में रहता है और ये आंशिक रूप से आपका अचेतन में भी रहता है। इड तो आपका पूरा पूरा अचेतन में रहता है, लेकिन ये जो ईगो है आपका अहम है वो आंशिक रूप से पार्टली चेतन में भी रहता है और अचेतन में भी रहता है। परा अहम जो है आपका, ये पूरा का पूरा सामाजिक मान्यताओं से संबंधित होता है, आदर्श, संस्कार, इन सब की बात करता है। यानी कि ये आइडियल, समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल चीज, समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल अजम्पशन, इन सब की बात करता है। ठीक है, और ये बलिदान वगैरह के लिए, मतलब सैक्रिफाइस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहता है। और परा अहम जो है आपका सुपर ईगो है, पूरी की पूरी तरह चेतन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आप समझ गए कि जो आपका इदम है यानी इड है, ये क्या करता है, व्यक्ति को क्या करता है, दमिक इच्छाएं को पूरा करने के लिए उकसाता है, हमेशा उकसाता रहता है। चलो चलो ना मूवी देख के आते हैं रात को 9 से 12, बस हम फ्रेंड्स। इस तरह की जो भी दमित इच्छाएं हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, ये इदम उसको भड़काता रहता है, हमेशा उकसाता रहता है। लेकिन पराहम क्या करता है, परंपराओं ये सब की प्रेरणा देके पराहम क्या करता है कि अच्छी आइडियल चीजें बताता है और कहता है नहीं ये सब गलत चीजें हमें नहीं करनी है, और ये आपका तो पुल का काम करता है। ठीक, तो इतना तो आप जान गए कि इदम जो है आपकी, जो आपकी दमित इच्छाएं हैं, दबी हुई इच्छाएं, उससे रिलेटेड है। अहम यानी ईगो जो है वो आपका वास्तविक जगत यानी रियलिटी से रिलेटेड है। और जो परा अहम है यानी कि सुपर ईगो है, वो सामाजिक नियंत्रण से यानी कि सोशल कंट्रोल से रिलेटेड है। इतना समझ गए? तब बताइए, जब ये इदम है, इसका मानना है कि जितनी दबी इच्छाएं हैं पूरी कर लो, और ये इसको रोक रहा है, सुपर ईगो क्या कर रहा है, रोक रहा है, तो दोनों के बीच में लड़ाई होगी कि नहीं? मम्मी है आपकी सुपर ईगो, आप हैं इदम यानी इड। मम्मी कह रही है बाहर नहीं जाना है घूमने, और आपका मन है जाने का, तो मम्मी और आपके बीच बहस होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना? तो उसी तरह जब पराहम कहता है नहीं ये गंदी इच्छाएं मैं नहीं पूरी करने दूंगा, तो इन दोनों के बीच संघर्ष होना जायज सी बात है, सामान्य सी बात है ना? तो इन दोनों के बीच संघर्ष होता है। अब इतना हो गया, मुझे लगता है इसमें आपको मुझे और कुछ नहीं समझाना है। ठीक है, एक सेकंड देख लो। इसमें मुझे अब आपको कुछ नहीं समझाना है, ये हो गया आपका। आगे मूव करते हैं, मतलब इसमें नहीं समझाना है, जो दो चीजें थी, बाकी अभी बहुत कुछ समझाना है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ये पर्सनालिटी की जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आप ढूंढोगे बुक्स में, ढूंढते रह जाओगे, इतनी चीजें आपको नहीं मिलेगी। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि खुद जब मैंने भी पढ़ा, बहुत से बुक्स से मैंने देखा, ढूंढा, बहुत से लोगों से मतलब पढ़ा जाना, लेकिन बहुत उतनी चीजें निकल के नहीं आ पाती हैं, है ना? तो बहुत सारा मैंने मैटर कलेक्ट किया है, लगभग मुझे लगता है 5 बुक्स में मैंने देखा है, तब जाके मैं ये आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये एग्जैक्टली छोटा छोटा सब में लिखा रहता है, पूरा अच्छे से कहीं लिखा नहीं है डिटेल में कि मैं आपको बता पाऊँ। तो आप इन सबको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्वेश्चन यहीं से आपका बनेगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं। आपके फ्रायड ने जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है, ह्यूमन को क्या कहा है कि एक कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत ही जटिल चीज है ना? और इसमें फिजियोलॉजिकल एनर्जी होती है, फिजियोलॉजिकल एनर्जी प्लस मेंटल एनर्जी भी होती है, मेंटल एनर्जी यानी कि आपकी शारीरिक ऊर्जा भी होती है,
साथ में आपके मानसिक ऊर्जा भी होती है। ठीक, ये बताया आपके फ्रायड ने। और इन्होंने कहा कि जो शारीरिक ऊर्जा की सहायता से व्यक्ति क्या करता है, चलता है, दौड़ता है। जब आपके पास फिजिकल एनर्जी रहेगी तभी ना आप ये सब काम करोगे। तो चलता, दौड़ता, ये सब काम करता है, लिखता, ये सब करता है। और जो आपकी मेंटल एनर्जी है, प्लीज गिव मी अ सेकेंड, मेंटल एनर्जी है, उससे व्यक्ति क्या करता है, उनसे चीजों को रिमेम्बर रखता है, यानी कि स्मरण रखता है, इस तरह की चीजें करता है, सोचता है, थिंकिंग करता है, चिंतन करता है, ये सब चीजें करता है। तो ये भी पॉइंट आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं फ्रायड का। फ्रायड ने बताया कि व्यक्ति का जो गत्यात्मक पक्ष है, यानी कि जो व्यक्तित्व आपका पर्सनालिटी है, उसका जो डायनामिक एस्पेक्ट है, डायनामिक एस्पेक्ट यानी व्यक्तित्व का जो गतिशील पहलू है, आपका पक्ष है, उसमें कुछ चीजें होती हैं, सम्मिलित होती हैं कुछ चीजें। पहली है आपकी इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट को कहते हैं आपका मूल प्रवृत्ति। दूसरी है आपकी चिंता, और आपकी थर्ड है मेंटल मैकेनिज्म। हाँ, मेंटल, इसको एंजाइटी लिख लीजिएगा, एंजाइटी। मेंटल मैकेनिज्म, मेंटल मैकेनिज्म को कहते हैं मनोरचना। ठीक, तो ये तीन चीजें बताई कि पर्सनालिटी का जो डायनेमिक एस्पेक्ट है, गतिशील जो पहलू है, उसमें ये तीन चीजें होती हैं। जो आपकी इंस्टिंक्ट है, यानी मूल प्रवृत्तियां हैं, इसमें दो तरह की प्रवृत्ति होती है। एक होती है लाइफ इंस्टिंक्ट और दूसरी होती है डेथ इंस्टिंक्ट, यानी कि आपकी जीवन प्रवृत्ति। लाइफ इंस्टिंक्ट का मतलब जीवन प्रवृत्ति, डेथ इंस्टिंक्ट का मतलब मृत्यु प्रवृत्ति। ठीक है, उसके बाद जो हम कंस्ट्रक्टिव कार्य करते हैं, यानी जितने रचनात्मक कार्य करते हैं, एक सेकंड की, मैं सेकंड वहां देखो, रखिए, देखो जिसमें तुम रखे हो, जो जितने हम रचनात्मक कार्य करते हैं, है ना, कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं, और साथ में खत्म हो गया है, वेट करो तो पढ़ा ले। कंस्ट्रक्टिव यानी कि रचनात्मक जितने कार्य करते हैं, और जितने हमारे पॉजिटिव बिहेवियर होते हैं, वो हमारे लाइफ इंस्टिंक्ट में आते हैं, यानी कि जीवन प्रवृत्ति में आते हैं। और जितने हमारे विध्वंसक व्यवहार होते हैं, विध्वंसक व्यवहार यानी कि आप कह सकते हो डिस्ट्रक्टिव वर्क होते हैं, और जितने ही निगेटिव बिहेवियर होते हैं, वो सब आपके डेथ इंस्टिंक्ट में आते हैं। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? हम यहाँ पे निगेटिव बिहेवियर और हमारा, आप कह सकते हो कि बहुत एग्रेसिव, गुस्सैल बिहेवियर, जो हमारा आक्रामक बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, वो डेथ इंस्टिंक्ट में आता है। अब आप एक चीज और जान लो कि जो आपके फ्रायड थे, है ना, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि जो आपके फ्रायड थे, बेटा शोर नहीं मचाओ, जो आपके फ्रायड थे, ये एक इंस्टिंक्ट को, और लाइफ इंस्टिंक्ट में इन्होंने एक इंस्टिंक्ट जोड़ा था। लाइफ इंस्टिंक्ट में कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव के अलावा इन्होंने एक जोड़ा था सेक्स इंस्टिंक्ट, यानी कि यौन मूल प्रवृत्ति। ठीक है, ये इन्होंने जोड़ा था,
और इन्होंने जो आपके सेक्स इंस्टिंक्ट थे बहुत ही फोकस किया था, बहुत ही बल दिया था। बाकी इनका जो आप कह सकते हो इनकी जो आलोचना हुई ना, क्रिटिज्म हुआ, वो भी इसी चीज पे हुआ। बट कहीं ना कहीं इनके बहुत से पॉइंट को आप रिलेट करोगे तो वो सही भी है। जब आप इनकी डीप में स्टडी करोगे और देखोगे कि कैसे एक बच्चे के बारे में इन्होंने सेक्स इंस्टिंक्ट की बात करी है तो आप उसको रिलेट कर लोगे। बट बहुत से लोगों ने, जैसा कि हमारा जब समाज बहुत पुराना समाज है उसमें इस तरह की बातें हम पढ़ाई में, एजुकेशन में भी नहीं ला सकते थे, पढ़ाई लिखाई में भी इस तरह की बातें हम नहीं कर सकते थे। तो बहुत से लोगों ने इनकी बहुत बुराई की सिर्फ इस बात को लेकर, है ना। बट जो महत्व है वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो इन्होंने इस पे बहुत ही फोकस किया था। और जो आपके यौन मूल प्रवृत्ति थी, इससे क्वेश्चन भी एक आप बना है इसलिए मैं बता रही हूं। जो आपका सेक्स इंस्टिंक्ट था उसका जो एनर्जी फोर्स था यानी कि जो इसका ऊर्जा बल था, उसको एक नाम दिया था इन्होंने। क्या नाम दिया था? यही पूछा गया था, लिबिडो। यही पूछा गया था, लिबिडो। 2 टाइम्स पूछा गया है 10 साल के पेपर में, इसलिए बताना आपको जरूरी था। और इन्होंने बताया कि जो लिबिडो की अभिव्यक्ति होती है, लिबिडो को जो एक्सप्रेस किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में किया जाता है। यानी कि जितनी भी यौन क्रियाएं होती हैं, लिबिडो का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ यौन क्रियाओं में किया जाता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज में किया जाता है। और मानव जाति के प्रजनन में, जो मानव जाति का, ह्यूमन का प्रोपगेशन है, उसमें इस लिबिडो का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक, इतना मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो आगे इनके और भी पॉइंट्स पे बढ़ते हैं। इनके बहुत ढेर सारे पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो अभी ही बता दूं क्या इसे? जब इन्होंने बताया, ये इसे अभी बता देती हूँ। फ्रायड ने जो ये लिबिडो की बात करी थी, तो इस फ्रायड ने व्यक्तित्व के विकास में लैंगिक ऊर्जा, यानी कि जो फ्रायड ने बताया कि पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो सेक्सुअल एनर्जी होती है, सेक्सुअल एनर्जी, जिसे इन्होंने नाम दिया लिबिडो, इस सेक्सुअल एनर्जी को स्थान देते हुए, किसमें स्थान देते हुए? पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में, व्यक्तित्व के विकास में इन्होंने 5 मनोलैंगिक अवस्था बताई, 5 स्टेजेस, 5 साइको सेक्सुअल स्टेजेस। इससे भी क्वेश्चन आया बेटा, सेक्सुअल। आई एम सॉरी, मैं बेटा कह देती हूँ, एक्चुअली मुझे कॉलेज में बच्चों को बेटा कहने की आदत हो गई है, तो मैं आप लोगों को भी कह देती हूँ सेक्सुअल स्टेजेस, 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, यानी 5 मनोलैंगिक अवस्थाओं की इन्होंने बात करी। ये 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं कौन सी हैं? पहले आप जान लीजिए, है ओरल स्टेज, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इससे क्वेश्चन आया है बेटा, आई एम सॉरी, ओरल स्टेज, जिसे कहते हैं मुखावस्था। मुखावस्था ये जन्म से लेके 1 साल तक लगभग चलती है। उसके बाद इन्होंने बात की अनल स्टेज, जिसे कहते हैं गुदावस्था, जो आपकी 1 से 2 साल तक चलती है। उसके बाद है आपकी
शैशनावस्था, शैशनावस्था जिसे कहते हैं फैलिक स्टेज। अब इस फैलिक स्टेज से क्वेश्चन बनता है कि जब बच्चा जो होता है इस फैलिक स्टेज में जो लड़के होते हैं उनमें एक ग्रंथि होती है ओडिपस। इसकी वजह से ये अपने फादर से प्यार नहीं करते। ये जो स्टेज है कितने साल तक चलती है? ये चलती है आपकी 3 साल से शुरू होती है, 5 साल या 6 साल तक चलती है, कभी 5 कभी 6। तो ये ऑडिपस ग्रंथि इसमें लड़कों में यानी बॉयज में डेवलप होती है, जिससे ये अपने फादर को प्रेम नहीं करते, अपनी मम्मा को ज्यादा प्यार करते है ना। और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्लैंडर यानी कि इलेक्ट्रा ग्रंथि डेवलप होती है, जिससे जो गर्ल हैं, लड़कियां हैं, वो अपनी मदर से चिढ़ती हैं और अपने फादर के करीब होती हैं। यहां से क्वेश्चन बना है बेटा। फिर है आपका लेटेंसी पीरियड, लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी को कहते हैं अव्यक्तावस्था, ठीक है। और ये है आपकी 6 साल या 7 साल से स्टार्ट होती है, 6 साल से स्टार्ट होती है या 7 साल से, और 12 साल तक चलती है, ठीक। फिर है आपकी जेनेटाइल स्टेज जिसे कहते हैं जननेंद्रिय अवस्था, जननेंद्रिय अवस्था, जो आपकी चलती है आपकी 13 साल से कंटिन्यूअस। और यहीं पे जब बच्चा 12 प्लस होता है, 12 साल से ऊपर होता है, तो उसके अंदर आती है होमोसेक्सुअलिटी, यानी कि जो बच्चा जिस जेंडर का है, लड़की गर्ल को गर्ल से अट्रैक्शन रहता है, वो ज्यादा उसके साथ उठना बैठना खेलना पसंद करती है, बॉय को बॉय के साथ। अब यही जब 18 प्लस बच्चे जाते हैं, 18 वर्ष से उम्र, तो होमोसेक्सुअलिटी से हटके हेटेरोसेक्सुअलिटी आ जाती है, यानी कि बॉय को गर्ल के साथ अच्छा लगता है, उठना घूमना फिरना, और गर्ल को बॉय के साथ, ठीक है। मुझे लगता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये लेक्चर बहुत ही लेंदी हो रहा है, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ इसे बीच में, अदरवाइज मेरा फ्लो खराब हो जाएगा और मैं शायद फिर भूल जाऊं कि मुझे क्या इम्पोर्टेंट इसमें बताना है। इसलिए अगर बहुत लंबा हो रहा है तो आप कोशिश करिएगा कि मैनेज करने की, पॉज करके देख लीजिएगा। अब इसमें ये सारी चीजें मैं फ्रायड के बारे में ही बता रही हूँ, जो इन्होंने पर्सनालिटी के बारे में दिया, इनकी जो थ्योरी है। अदर अभी मैंने कोई थ्योरी स्टार्ट ही नहीं करी है। एक है कैथेक्स वर्ड, ठीक है। कैथेक्स का मतलब होता है शेपिंग ऑफ बिहेवियर। ये क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन, शेपिंग ऑफ बिहेवियर, यानी कि पर्सनालिटी कई चीजों से कनेक्ट या जुड़ के शेपिंग ऑफ बिहेवियर या शेपिंग ऑफ पर्सनालिटी भी कह सकते हैं। कई चीजों से कनेक्ट होके या जुड़ के क्या बनता है, हमारी पर्सनालिटी बनती है। कई चीजों से मिलके हमारी पर्सनालिटी बनती है, और इसे ही टेक्निकल लैंग्वेज में यानी कि आप कह सकते हो तकनीकी भाषा में कैथेक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ और नहीं पूछा जाना है, बस इतना याद रखिए कैथेक्स क्या होता है। तो कैथेक्स इज शेपिंग ऑफ बिहेवियर और पर्सनालिटी, कई चीजों से मिलके हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व बनता है। इसी ही तकनीकी भाषा में यानी टेक्निकल लैंग्वेज में कैथेक्स कहते हैं, इतना जान लीजिए। और इससे एक क्वेश्चन और पूछता है कि प्लीज मिस मत करिएगा, नोट कर लीजिएगा, फ्रायड के अलावा और किसने कैथेक्स की बात करी है। तो फ्रायड के अलावा आपके टोलमैन ने,
ये क्वेश्चन भी आया है 2 से 3 बार। टोलमैन ने भी कैथेक्स की बात करी है। ठीक, तो मुझे लगता है ये भी आपका क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए आगे मूव करते हैं। अब मैंने जो आपको बताया था, मुझे लगता है इंस्टिंक्ट बता दिया आपको। उसके बाद मैंने 3 चीजें बताई थी ना, कि जो व्यक्तित्व का यानी पर्सनालिटी का आपका डायनेमिक वो होता है, डायनेमिक एस्पेक्ट होता है। उसमें 3 चीजें आती हैं। पहला बताया था मैंने आपको इंस्टिंक्ट, जो हो गया जीवन प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, मृत्यु प्रवृत्ति जो थी वो है। और उसके बाद आपकी आती है एंजाइटी, एंजाइटी। और ये एंजाइटी यानी कि चिंता, इसके बारे में बात करते हैं। चिंता देखिए, इन्होंने जो बताया है मैं उसकी बात कर रही हूँ। 3 तरह की चिंता बताई है। एक रियलिस्टिक, रियलिस्टिक यानी कि वास्तविक चिंता। दूसरी चिंता इन्होंने बताई है न्यूरोटिक चिंता, न्यूरोटिक एंजाइटी, न्यूरोटिक एंजाइटी यानी कि तंत्रिकागत चिंता। और थर्ड है आपकी मॉरल एंजाइटी यानी कि नैतिक चिंता। अब जैसे रियलिस्टिक आपकी जो वास्तविक चिंता है वो होती है जैसे आंधी तूफान, भूकंप, कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट हो जाए, तो इसे कहते हैं हम रियलिस्टिक एंजाइटी। अब तंत्रिकागत चिंता से मतलब होता है कि जब जो आपका इड है ना, इड है और इस पे इड है आपका ईगो, ईगो ब्रिज है ना, यहाँ सुपर ईगो है। तो इड इड जो करना चाहता है, जो भी इसकी इच्छाएं हैं ना, दबित इच्छाएं हैं, ये पुल का काम करता है ना यहाँ पे। तो जब इड क्या करे कि ईगो को लगे कि मैं इड की जो चीजें हैं जो करना चाहता है उस पे मैं कंट्रोल न रख पाऊं, तब ये आपकी न्यूरोटिक चिंता यानी कि न्यूरोटिक एंजाइटी, तंत्रिकागत चिंता आती है। ठीक, फिर है आपका मॉरल एंजाइटी यानी कि नैतिक चिंता। इसका मतलब है कि जो सुपर ईगो होता है ना, यानी कि परा अहम होता है, उसे लगता है कि मैं अब नैतिक मूल्यों को ना फॉलो कर पाऊं। जो अहम चाहता है, अहम क्या चाह रहा है, इड क्या चाह रहा है, इड चाह रहा है दबी इच्छाओं को पूरी कराना, कहीं मैं वो ना पूरा कर दूं। तब कौन सी चिंता उत्पन्न होती है, मॉरल एंजाइटी यानी कि नैतिक चिंता। ठीक, इसमें व्यक्ति को क्या रहता है, भय रहता है कि जो वो आदर्श और नैतिक नियम है कहीं उसको वो छोड़ ना दे, है ना, गलत काम वो करने ना लग जाए। ये चिंता भी मनुष्य के भीतर होती है, सभी के अंदर होती है। ठीक है, और ये सारी चिंताएं एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको पढ़नी है, मेंटल मैकेनिज्म, मेंटल मैकेनिज्म। इन सब चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति किसका यूज करता है, डिफेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि इसे कहते हैं रक्षा युक्तियां। चिंताओं से ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। रक्षाओं से युक्त मतलब अपनी चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए, एंजाइटी से फ्री होने के लिए व्यक्ति किस चीज का यूज करता है, डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि रक्षा युक्तियों का। इतना भी क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ रक्षा युक्तियों को जान लेते हैं, कुछ डिफेंस मैकेनिज्म को हम जान लेते हैं। ये लेक्चर कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। इवन आई एम सो मच थर्स्टी।
अगला है डिफेंस मैकेनिज्म रिप्रेशन। इस सबसे भी क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा है या दिया है तो देखा होगा। प्रिपरेशन का मतलब होता है दमन, अवदमन भी कहते हैं। मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं कश्मीर घूमने चली जाऊं, है ना, मेरे अंदर बहुत इच्छा हो रही थी, बट जब मैंने अपना वॉलेट देखा, बैंक अकाउंट देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो मैंने क्या किया, अपनी इच्छा को मार दिया, इसको दबा दिया, मारा थोड़ी ना, फिर जाऊंगी, मन में है कि हाँ मैं जाऊंगी, जब पैसे हो जाएंगे मैं जाऊंगी। तो क्या किया, मैंने इच्छा को अपने दबा दिया, दमन कर दिया, मारा नहीं है, फिर ये आएगी उभर के, ठीक है। तो ये चिंता होती है ना, डिफेंस मैकेनिज्म क्या कर रहा है, बचाव कर रहा है। मुझे जाना था क्या, कश्मीर, बहुत मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, मुझे कश्मीर जाना है। अब क्या चिंता हो गई कि अभी क्या है, मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। अब मैं क्या करूं, मेरा मन तो बहुत कर रहा है जाने का, बट आई डोंट हैव मनी। या फिर आप समझ लो कि कोरोना फैला हुआ है, तो ये इथिकल नहीं है, इथिकली बहुत खराब है भाई, कि मैं नैतिक रूप से मुझे नहीं जाना चाहिए घूमने। तो मेरा मन दुखी हो गया है। अब इस चिंता से मुक्ति पाने के लिए, इस दुख से मुक्ति पाने के लिए मैं डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करूंगी, जो है आपका रिप्रेशन, दमन, अवदमन। मैंने क्या कहा, नहीं जाने दो, कोरोना फैला है, नहीं जाना चाहिए, कोविड है, मुझे भी हो गया तो मैंने क्या किया, ये डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा युक्ति का यूज करके अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को कुछ दिनों के लिए दबा दिया। तो ये आपका होता है दमन या अवदमन। दूसरा है आपका रैशनलिज्म, बहुत ढेर सारे हैं, रैशनलाइजेशन आप कह सकते हैं इसको। इसका मतलब होता है, आप क्या कहोगे, हाँ, तार्किककरण। मतलब आपको किसी चीज में तर्क देके आप अपने आप को उस चीज से बाहर ले आओगे। यहाँ एग्जाम्पल एग्जैक्टली अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट आप कहीं कोई ना कोई तर्क, यहाँ भी तर्क ही दिया, तो आप किसी न किसी तर्क से अपने मन को क्या करोगे, मुझे क्या हुआ, मैंने एग्जाम दिया और मैंने कम पढ़ाई की थी, मेरा जीआरएफ बहुत थोड़े से मार्क्स से रह गया, तो मैं क्या करूंगी, तर्क दूंगी, है ना, तर्क दूंगी। तर्क का मतलब सही होता है, ठीक है, सही चीजें दूंगी। अब मैं यहाँ पे क्या कह सकती थी, मैं कह सकती थी कि मैं पेपर थोड़ा टफ आ गया था, नहीं हुआ, या फिर अरे टाइम ही नहीं बचा था, या कुछ भी। तो वो तर्क नहीं है, मैं तर्क दूंगी। क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चन थे मेरे जो मुझे ठीक से नहीं आ रहे थे, कुछ क्वेश्चन थे जो क्या हुआ कि मैं उन्हें समझ नहीं पाई, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे। इस तरह से मैं तर्क देके अपने आप को क्या करूंगी, बचाने की कोशिश करूंगी। फिर है आपका रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है प्रतिगमन। इसका मतलब होता है व्यक्ति अपने बाल्यावस्था यानी कि बचपन में एक तरफ से अपने व्यवहार, अपनी इच्छाओं का क्या करता है, व्यक्ति बाल्यावस्था के व्यवहार की ओर लौट जाता है और चिंता दिखाता है, एंजाइटी दिखाता है, बाल्यावस्था की ओर लौट के सोचने लगता है बाल्यावस्था के बारे में, अपने बचपन के बारे में। इस तरह से बहुत ढेर सारी हैं। ये जब मैं आपको मुझे लगता है मेंटल हाइजीन पढ़ाऊंगी तो बाकी ये डिफेंस मैकेनिज्म वहाँ पढ़ा दूंगी, या फिर एक दो और बता देती हूँ जो एग्जामिनेशन में आया है। प्रोजेक्शन एक है, प्रोजेक्शन, मुझे याद आएगा कि कुछ और इम्पोर्टेंट है जो आया है तो मैं आपको बता दूंगी, बट अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है। प्रक्षेपण कहते हैं, प्रक्षेपण का है, प्रक्षेपण को हम कहते हैं कि अपना ब्लेम मैं तुम पे उतार दूं, है ना, मेरी गलती रहे, है ना, लेकिन मैं वो सारी गलती तुम पे क्या करूं, तुम पे पूरी वो गलती निकाल दूं।
अपने आप को बचाने के लिए। तो ये हो गया प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेपण। तो चलिए, आपका पहला थ्योरी जो था, बहुत ही लेंदी थ्योरी आप कह सकते हैं, ये खत्म होता है। और कल हम आईपोर्ट की थ्योरी पढ़ लेंगे। कोशिश करेंगे कि यूनिट 1 कल कवर हो जाए। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती कि कल यूनिट 1 कह रही हूँ, पार्ट ए जो आपका यूनिट 3 का, वो कल कवर हो जाए। कल आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क, सो कोशिश करूँगी कि कल ज़्यादा से ज़्यादा कवर करा दूँ। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।